हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अब यहाँ पर जो लोग नए आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर ढूंढ रहे हो या फिर चैनल ढूंढ रहे हो, तो अब आपकी यहाँ पर सर्च खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे चैनल पर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। चरक संहिता भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी, अष्टांग हृदय भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। पदार्थ विज्ञान और क्रिया शरीर रचना सभी सारे सब्जेक्ट जो आयुर्वेद के वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा हर एक प्लेलिस्ट का। इसी के साथ आपका पूरा आयुर्वेद का टॉपिक यानी पूरी बीएमएस फर्स्ट ईयर आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद आपकी जो सर्च है चैनल ढूंढने की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको होता क्या है कि आपको एक लेक्चर के लिए दूसरी वीडियो देखनी पड़ती है, फिर अलग चैप्टर के लिए अलग वीडियो देखनी पड़ती है। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो आपके काम के नहीं होते। तो यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है रिलीवेंट पढ़ाया जाता है। आप अपना सिलेबस कभी भी मैच कर लीजिए, हम कभी भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ते, सारा कंप्लीट कराते हैं। और बात रही कि देखो, ये जो मैं पढ़ाता हूँ वो सभी के लिए है, चाहे वो उत्तराखंड का यूनिवर्सिटी का सही, चाहे वो राजस्थान का सही, चाहे वो यूपी का सही, चाहे वो महाराष्ट्र का सही, क्योंकि सारी जगह सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन पेपर पैटर्न में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने पेपर पैटर्न के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक। सिलेबस आपका सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक ऑफ संस्कृत एंड संस्कृत वर्ण परिचय। इन दोनों का हम कोशिश कर रहे हैं आधे घंटे में रिवीजन करा दें 30 मिनट के अंदर, क्योंकि ये जो बेसिक चैप्टर होता है ना ये आपको आना चाहिए, ठीक। तो हम स्टार्ट कराते हैं पहले इसका रिवीजन कराना, ठीक। कोशिश करेंगे 30 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। पहले हमने सबसे पहले बात की थी वर्णमाला की। तो वर्णमाला के अंदर वर्णों की माला, वर्ण कौन कौन से वर्ण आए थे? स्वर आया था, व्यंजन आया था, ठीक है। और हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो स्वर की जो संख्या थी वो 13 बताई गई थी, और जो व्यंजन की कितनी बताई गई थी? 36 बताई गई थी, ठीक है। ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार था। लेकिन वहीं संस्कृत वर्णमाला के अनुसार कितनी थी? स्वर की संख्या 9 थी और व्यंजन संख्या 33 थी, जो कि हमने देखा था ये अच प्रत्यार करके। जो स्वर था वो कैसे था? अच था, और जो व्यंजन था हल प्रत्यार था, जो हमने माहेश्वरी सूत्र के अंदर यहाँ पर देख लिया था। इस तरह से टोटल मिला के संस्कृत वर्णमाला के 42 वर्ण होते हैं, ठीक। एंड उसके बाद हमने ये आपको बताया था कि जो ये पूरा जो कै कबूतर वाला चार्ट है वो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कि कै वर्ग है, खे वर्ग, कै चेर कचट तप यानी कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ठीक। ये सारे वर्ग आपको याद हो जाने चाहिए। एंड देन लास्ट में होता है अंतस्थ वर्ण एंड ऊष्मा वर्ण एंड संयुक्त वर्ण, तो ये भी आपको याद हो जाने चाहिए। ये सीक्वेंस है, आपको याद होना चाहिए कि पहले अंतस्थ होना चाहिए, देन ऊष्मा होता है, देन संयुक्त होता है, क्योंकि इसके अनुसार ही हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। देखो इन कैसे और पै वर्ग तक यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है? स्पर्श वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्श वर्ग बोला जाता है। अब ये स्पर्श वर्ग क्यों बोला जाता है? अंत स्तन ऊष्मा संयुक्त हम पहले भी बात कर चुके हैं, और जब यहाँ पर आएंगे तो भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। आगे आने वाले, इसलिए सीक्वेंस से आपको याद कर लेना है, इसको 2-3 बार आपको लिख के देखना है। फिर हमने आपको ये भी बताया था जो स्वर होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन को हम इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हैं। व्यंजन के बिना, देखो यहाँ पर फिर नमूना ही बनाया था कि व्यंजन के बिना स्वर का काम चल जाएगा, लेकिन स्वर के बिना व्यंजन काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमेशा कोई ना कोई जो व्यंजन होता है इसमें स्वर छिपा होता है। जैसे कि अगर कोई भी व्यंजन बात कर लूँ, जैसे मैं गे कमला की बात कर लूँ, तो गे के अंदर भी एक व्यंजन छुपा होता है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, ठीक है, ठीक। जैसे यह युद्धि हो गई, यहाँ पर ये है, तो यह में भी क्या है? एक व्यंजन छिपा, स्वर छिपा होता है, तो इसको हम हलन, इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, देन जाके हमारा ये ए लिख देते हैं, स्वर, इसके जो अंदर स्वर होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो हलंत, अगर हम किसी भी वर्ण के पीछे हलंत लगा देते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि इसके अंदर अब कोई भी स्वर नहीं छिपा हुआ है, ठीक है, तो वो प्योर व्यंजन हो जाता है। देन ये तो बहुत सिंपल ही है कि वन को प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश एंड त्रिदश, ठीक है। आपको 1 2 की काउंटिंग बताई गई। संस्कृत में भाषा क्या होती है? कुछ नहीं, जो अपनी बात को स्पष्ट करता है उसे भाषा कहते हैं। संस्कृत में से भाषा से रिलेट करते हैं। व्याकरण क्या है? जो रूल एंड रेगुलेशन है, यानी व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना समझना जानते हैं, उसे व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि इतने छोटे होते हैं कि इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण बोल दो, अक्षर बोल दो, जैसे ABCD ये सब क्या है? एक वर्ण होते हैं, ठीक है। और हमने इसमें रिलेशन बताया था, जैसे बायोलॉजिकल सेल होती है या फिर एटम होता है, इनको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो अल्फ़ाबेट है इसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक। देन उसके बाद शब्द बताया था। शब्द क्या होता है? कोई मतलब बहुत सारे जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, जब आपस में मिल जाए तो शब्द बन जाता है। और जैसे कि यहाँ पर बताया कि जब ईंट मिलकर घर बनाता है, घर घर मिलकर यहाँ पर मोहल्ला बना देता है, तो उसी प्रकार से बहुत सारे जो वर्ण है, अक्षर है, वो आपस में मिलेंगे तो शब्द बनेंगे, और जब बहुत सारे शब्द आपस में मिलेंगे तो वाक्य बन जाएंगे। जैसे कि मान लो RAM, तो RAM क्या था? यहाँ पर एक वर्ण था, अक्षर था, वो राम मिलकर बना गया, ठीक है, ये शब्द बन गया। ऐसे ये भी इज भी एक शब्द है, गुड भी एक शब्द है, बॉय भी एक शब्द है, तो जब इन शब्द को आपस में मिला दो तो ये वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से
वाक्य हमने आपको बता ही दिया है कि जब बहुत सारे शब्दों को आपस में मिला दोगे जिनका एक मतलब निकलता हो उसको हम वाक्य कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, आप जानते हैं, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा की जगह आप ही, वह, यह, मेरा, तेरा, इस तरह से यहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे। ठीक। एंड क्रिया शब्द क्या होती है? देखो, क्रिया हम हिंदी में कहते हैं, वर्ब इंग्लिश में कहते हैं, धातु संस्कृत में कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम को करने के होने का ज्ञान उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी लास्ट में लगते हैं ना, रोहन रोहन नाच रहा है, मोहन गा रहा है, जो लास्ट में जिससे पता लगता है कि रोहन कर क्या रहा है, मतलब जिससे संज्ञा का पता लग रहा हो उसे हम क्रिया कहते हैं। काल समय क्या होते हैं? मतलब किस काल की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। जैसे तुम पास हो जाओगे, फ्यूचर मतलब तुम पास हो जाओगे कि मेहनत करोगे, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है। तुम अच्छा करते हो तो अभी की बात हो रही है। मतलब ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मिंटू कल पढ़ेगा, फ्यूचर हो गया। उत्कल खाना खा रहा है तो आज की बात हो रही है। ठीक है। और तुमने पहले खाना खाया था, यानी पास्ट की बात हो रही है। अब विशेषण क्या होता है? कुछ भी नहीं, जो संज्ञा होती है उनकी वो क्वालिटी बताने का काम करता है। जैसे कि राम विद्यमान है, तो राम विद्यमान है तो राम की क्या क्वालिटी? वो विद्यमान है। वह लालची है, देखो वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की क्वालिटी बताता है। तो वह क्या हो जाएगा? लालची है। तो लालची क्या है? उसकी क्वालिटी होगी, चाहे वो अच्छी से या बुरी से। क्वालिटी बताने का काम कौन करता है? विशेषण करता है। अब देन हम बात करते हैं लिंग की। लिंग में क्या है? जो मेल है, फीमेल है, ठीक है, वो ट्रांसजेंडर को पता लगाने के लिए। एंड उपसर्ग प्रीफिक्स के पता लगता है। जो भी वाक्य होता है, जो भी पूरा सेंटेंस होता है, जो पूरा शब्द होता है उसके जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। नाम से क्लियर है। प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाले, इसको हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मतलब सफिक्स जो बाद में लगने वाला होता है। धातु जो बीच में लगी रहती है। ठीक है। एंड संधि क्या होती है? किसी चीज़ को जो जोड़ने का काम करता है। जैसे राम प्लस ईश्वर तो रामेश्वर हो गया। संधि विच्छेद तोड़ने का काम कर देंगे, इसका अपोजिट कर देना। समास क्या होता है? समास होता है कम शब्दों में अपनी बात को कह देना। जैसे राजकुमार कह दिया तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वो राजकुमार का बेटा है। कारक क्या होता है? देखो, संज्ञा सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित किया जाए तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। मतलब जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम जिस रूप वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, ठीक है, जैसे कि मान लो संज्ञा हो गई तो इस संज्ञा को अन्य शब्द के साथ इनके कैसे रिलेशन बैठाया जा रहा है। जैसे कि राम और श्याम क्या है? दोस्त है, तो इस दोस्त के साथ और राम और श्याम का यहाँ पर रिलेशन बैठाया गया है। वचन क्या होते हैं? शब्दों के जिस रूप में एक ही से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है। ये सारे यहाँ पर बेसिक की बात हो गई। अभी हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया केवल 7 मिनट के अंदर करीब करीब। ठीक है। अब इसमें याद क्या करना है? इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है, केवल समझने की बात थी। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही रखना है। देन हम बात करते हैं व्याकरण के परिचय के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। तो क्या बताया गया है कि भाष धातु का अर्थ स्पष्ट करने से कथन यंत्र भाष अपने मन, देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल समझो। व्याकरण क्या होता है? जो भी आपके मन की बात होती है उसको बाहर निकालना। ठीक है। उसको एक बाहर निकालना, यानी कि अपने मन की बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना, इसका व्याकरण। ठीक है। इतना आपको समझ लेना है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो शब्दों को व्यवस्थित नियमित करने की, बिल्कुल सही बात है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, सेंटेंस होते हैं कि किसी भी शब्द को किस तरह से आपको बोलना है, इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है। तो इसी तरह से व्याकरण होती है हमारी हिंदी वर्णमाला की भी, ये सेम, कि आपको किस तरह से शब्दों को वहाँ पर कैसे प्रयोग करना है। फिर हम बात करते हैं माहेश्वरी सूत्रों की, जिनमें हमने बात करी कि माहेश्वरी सूत्रों के शिव सूत्र भी कहा जाता है, शिव के द्वारा दिए गए। पाणिनि बोलेगा क्योंकि पाणिनि हमारी भूगोल में दिया गया था। प्रत्यार सूत्र बोलते हैं क्योंकि इन माहेश्वरी सूत्रों से हम बातों को संक्षेप में कह सकते हैं, इसलिए प्रत्यार सूत्र। संस्कृत वर्णमाला कह सकते हैं क्योंकि इस माहेश्वरी सूत्र के अंदर हमारे स्वर भी आ जाते हैं, 9 व्यंजन भी आ जाते हैं। स्वर कितने आते हैं? हमारे 9 आ जाते हैं, जो अच प्रत्यार के अंदर आ जाते हैं, और व्यंजन हल प्रत्यार के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। इसलिए हम संस्कृत वर्णमाला भी कह सकते हैं। देन इसकी हम 2 परंपरा होती है, एक बृहस्पति परंपरा, एक माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा वो परंपरा थी जो ब्रह्मा से स्टार्ट हुई। ठीक है। और बृहस्पति देव को गई, फिर इंद्र को गई, फिर सभी देवता को गई, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब इसमें रूल और रेगुलेशन का फॉलो नहीं था, यानी यहाँ पर व्याकरण का फॉलो नहीं हो रहा था, इसलिए समझना कठिन था, इसलिए इसको यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। देन माहेश्वरी परंपरा आई जो कि उत्पन्न ब्रह्मा से हुई, लेकिन उसका भगवान शंकर को ज्ञान हुआ। उसके बाद उन्होंने डमरूवादन के माध्यम से 2 खंडों में जो माहेश्वरी सूत्र उनको डिवाइड किया 9+5 में, और इसका जो ज्ञान था वो पाणिनि ने दिया। और पाणिनि ने हमारी नोटबुक ना कहकर हम बोल सकते शास्त्र में, मतलब जो ज्ञान है वो शास्त्र में यहाँ पर उन्होंने दिया, और शास्त्र हम ज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं इसको। अब देखो, सब में ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट अभी तक मैंने पढ़ाया है वो माहेश्वरी सूत्र ही है, यानी माहेश्वरी सूत्र आपको याद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ याद हो जाएंगी। देखो, पहले हमने बताया कि टोटल कितने सूत्र थे? 14 सूत्र थे, उनके अंदर वर्ण कितने आते थे? 42 वर्ण आते थे। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, सूत्र कितने थे? 14, वर्ण कितने आ रहे? 42। 9 स्वर प्लस 33 व्यंजन यहाँ पर आते हैं। तो माहेश्वरी सूत्र में 9 स्वर आते हैं एंड व्यंजन आते हैं। इन 9 स्वर को हम शॉर्ट में अच बोल देते हैं, क्योंकि इस अच के अंदर ही सारे स्वर आ जाएंगे। एंड इस व्यंजन के अंदर इस व्यंजन को हम हल बोल देते हैं, क्योंकि इस हल के अंदर सारे व्यंजन यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो, जैसे ए से लेके यहाँ पर चे तक, ए से लेके चे तक, ए, ऐ, ऊ, री, ली, ए, ओ और बड़ी ए और ओ, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? अच प्रत्यार के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर, जो कि हमारे क्या होते हैं, यानी जो 4 माहेश्वरी सूत्र दिए गए हैं शुरुआत के, इनके अंदर हमारा स्वर वाला टॉपिक, मतलब स्वरों के जो वर्ण होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।
फिर लास्ट में जो मैंने गोला लगा रखा है वो ये दर्शाता है कि जो लास्ट में जो ये हमारे हलंत होते हैं ना, सबके पीछे ऐसे लगा होता है। देखो सबके पीछे, ये सबके पीछे हलंत लगा होगा, मतलब लास्ट में जो भी वर्ण होगा इनके पीछे ऐसे हलंत लगा होगा। और मतलब जो भी व्यंजन होते हैं ये सभी व्यंजन ही तो है, इन सभी व्यंजन के पीछे हलंत लगा होता है और इनका लास्ट में होने की वजह से इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब इनके पीछे हलंत लग जाता है तो इनका लोप हो जाता है, तो ये काउंट नहीं होते। जब हम ऐसे लेके च तक स्वर काउंट कर रहे हैं तो इनको इनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इन हलंत को, जिनके पीछे हलंत लगा हुआ है इनको काउंट नहीं करेंगे, केवल उनको ही काउंट करेंगे जिनको हलंत नहीं लगा है। जैसे कि ए को, ई को, औ को, इसको नहीं करेंगे, री ली को करेंगे, इनको करेंगे और इन दोनों को करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। टोटल माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, 14 होते हैं, तो 14 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हलंत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और आता है नंबर 6 में, 6 वाले माहेश्वरी सूत्र में, यहाँ पर जब हम इसका संधि करते हैं तो ले को हम जब इसमें हलंत लगाएंगे और ए इसमें से निकलेगा और न, तो यहाँ पर इस ए का मतलब ये ए क्या है, एक स्वर है, तो यहाँ पर भी इसका भी संज्ञक हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका भी संज्ञक हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल मिला के 15 इत संज्ञक होते हैं। ठीक है, देखो 14 इत संज्ञक होने चाहिए थे, लेकिन छठे नंबर पर भी यहाँ पर एक और इत संज्ञक होता है जो कि स्वर होता है। 14 व्यंजन इत संज्ञक होते हैं और एक स्वर इत संज्ञक होता है। तो इस तरह से टोटल मिला के 15 इत संज्ञक वर्ण आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, देन ये फिर नॉर्मल बातें बताई गई कि माहेश्वरी सूत्र है, शिव सूत्र, जो कि भगवान के शंकर ताड़व से, मतलब जब भगवान डांस कर रहे थे या नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, डांस मत बोलो नृत्य बोलो, जब नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने जब वो नृत्य करने, आपने अगर देखा होगा भगवान शिव का किस तरह से वो नृत्य करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, तो उस टाइम पर उन्होंने जब डमरू बजाया था तो उनके थ्रू ही माहेश्वरी सूत्र निकले, 2 खंडों में निकले, तो 5 + 9, 9 + 5, 14 सूत्र मूल स्वरूप पाणिनि व्याकरण, वो आपने बता दिया है। फिर आपने बताया कि न, देखो अगर कोई भी व्यंजन है, अगर इसके पीछे आप हलंत लगा देते हो तो इससे कंक्लूड होता है कि इसके अंदर कोई स्वर नहीं होने वाला है। ठीक है, और जब इसके हलंत लगा दे तो इसका क्या हो जाएगा, इस संज्ञक हो जाएगा, लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर हमने बताया कि 14 व्यंजन इत संज्ञक होते हैं और एक स्वर इत संज्ञक होते हैं। इस प्रकार से टोटल 15 वर्ण इत संज्ञक हो जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, प्रत्याहार की। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, संक्षेप में कहना। देखो प्रत्याहार हम किसकी मदद से बनाएंगे, माहेश्वरी सूत्र की मदद से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 14 सूत्रों में प्रमुख 42 प्रत्याहार बनाते हैं, यानी जो 14 सूत्र होते हैं उनमें हम 42 प्रमुख वो बनाते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक है, अब प्रमुख प्रत्याहार बनाते हैं, वैसे तो बहुत सारे बना सकते हैं लेकिन प्रमुख यहाँ पर 42 प्रत्याहार ही बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार निर्माण के लिए क्या बताया गया है कि प्रत्याहार बनाते समय किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम इस संज्ञक वर्ण तक का वर्ण का ग्रहण होता है, बीच में आने वाले इस संज्ञक वर्ण का ग्रहण प्रत्याहारों में नहीं होता है। नॉर्मली बात है, जैसे अन हो गया, ए न हो गया, देखो ये ऐसे लेकर न तक हो गया, तो ए ऐ यू 3 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, अब ये लास्ट वाला जिसके वर्ण यहाँ पर कंक्लूड नहीं होगा, जैसे अक हो गया तो ऐसे लेके कक, तो ये आ जाएगा, ये। ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि संज्ञ हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर बताए गए हैं। एंड स्वर बताया गया है, स्वर जो हो गया एच प्रत्याहार के 9 आ जाते हैं। ठीक है, अब जो 9 स्वर होते हैं इनके अंदर भी यहाँ पर कुछ मूल स्वर, 5 मूल स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं, यानी जो शुरुआत के होते हैं ए ऐ उ री ली, ये 5 होते हैं, जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। कैसे, देखो टोटल कितने स्वर होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो स्टार्टिंग में 5 है वो मूल स्वर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मान लो कि जो भी स्टार्टिंग होता है वो मूल ही तो होता है। ठीक है, जैसे मान लो पेड़ सबसे पहले क्या बनती है, रूट बनती है, तभी जाके वहाँ पर स्टेम बनेगा और इसकी लीफ बनेगी, ब्रांचेस बनेंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, मूल स्वर, यानी स्टार्टिंग में मूल स्वर होते हैं, बाद में संयुक्त होते हैं, यानी मिलकर वो कहीं ना कहीं बने होते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। देखो 33 व्यंजन होते हैं जो कि हम हल प्रत्याहार से इनको डिनोट कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से होते हैं। देखो इस पर अंतस्थ वर्ण होता है, अगर मैं सबसे पहले वाली वीडियो में आपको अगर दिखाऊंगा तो यहाँ से देखो, सबसे पहले स्पर्श वर्ण होते हैं, देन अनस्थ वर्ण होते हैं, देन ऊष्म वर्ण होते हैं। तो 3 हो गए ना, स्पर्श अंत ऊष्म। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर आपने ये वाला टेबल याद कर लिया ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले यानी कैसे लेके कै वर्ग से लेके पै वर्ग तक सारे स्पर्श वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये रे लेब है, और ऊष्म वर्ण होते हैं से है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक, देन संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो संस्कृत वाला में स्वर बताया गया है। स्वर वो होते हैं जो आप खुद इनको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, इनको बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनकी संख्या 9 होती है, जिनमें से 5 मूल स्वर होते हैं स्टार्टिंग के, एंड जो बचे हुए लास्ट वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो टोटल 9 स्वर हो जाते हैं। व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए हमेशा स्वर की आवश्यकता होती है, यानी कि व्यंजन के अंदर कहीं ना कहीं स्वर छुपा होता है। जैसे हम ये को लेते हैं तो ये भी एक व्यंजन है, तो इसके अंदर एक स्वर छुपा होगा। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, जब इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे और इसके अंदर जो स्वर छुपा होगा उसको बाहर निकाल देंगे, तो इससे पता लगता है कि अब इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। जब भी किसी वर्ण के पीछे, जब भी किसी व्यंजन के पीछे हलंत लग जाए तो इससे ये पता लगता है कि इसके अंदर अब कोई भी स्वर छिपा हुआ नहीं है।
देन हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं, कुछ स्पर्श वर्ण क्या होते हैं। देखो अभी हमने बात करी थी ना कि स्पर्श वर्ण, अनिष्ट वर्ण, ऊष्म वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में उच्चारण स्थानों को परस्पर सहयोग होता है। मतलब देखो स्पर्श वर्ण कहाँ से क वर्ग से लेकर प वर्ग थे। तो स्पर्श वर्ण होते क्या है, मतलब जब भी आप स्पर्श वर्ण का उच्चारण करोगे तो जो आपकी मुख के अंदर जो जीवा होती है वो विभिन्न विभिन्न भाग को टच करती है। जैसे कभी आपकी जीवा लिप्स को टच करेगी, जब भी आपके तालु को करेगी, कभी चिक्स को, कभी टिथ को। तो ये होता है हमारे स्पर्श वर्ण। देन होता है अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण के अंदर क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण प्राणवायु अंदर ही स्थित रहते हैं उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। देखो अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, जैसे नाम से के लिए अंत मतलब अंदर रह जाती है, यानी जो प्राणवायु है वो अंदर ही रह जाती है। जब भी आप इन शब्द का उच्चारण करते हो एक बार उच्चारण करने की कोशिश को देखो, ये रे रे, देखो रे बोलो, ऐसा लगता है कि जीव आपको अंदर फोल्ड कर रही है और प्राणवायु को अंदर ही रोक रही है। ठीक है, रे। ठीक है, अंतस्थ वर्ण रे। तो अंतस्थ वर्ण में क्या हो जाता है, यहाँ पर अंतस्थ वर्ण जो प्राणवायु वो अंदर ही स्थित रह जाते हैं, जिनके अंदर 4 वर्ण आते हैं, आप जानते हो हिंदुस्तान में ये स्टार्टिंग में याद कर लोगे तो इनकी क्या जरूरत है आपको। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय ऊष्मा संचार में बाहर की ओर आते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। नाम से क्लियर है ऊष्म वर्ण, मतलब जब भी आप ऐसे वर्णों का उच्चारण करोगे तो आपकी जो ऊष्मा होती है वो बाहर निकल, जैसे बोलो से ऐसी किसी आवाज़ आ रही है ना, तो वो ऐसा पता, इससे इंडिकेट होता है कि जो आपकी ऊष्मा थी वो बाहर निकल रही है। तो सबसे पहले स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें जो मुख के अंदर जो जीवा होती है वो विभिन्न विभिन्न भागों को टच करते हैं उच्चारण के समय। अंतस्थ वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें प्राणवायु जो होती है वो अंदर ही रह जाती है जब भी आपको इन वर्ण का उच्चारण करते हो। और ऊष्म वर्ण होते हैं जब भी आप कुछ इन वर्ण का उच्चारण करते हो तो आपकी जो ऊष्मा है वो बाहर की तरफ जाती है। तो ये हो जाता है। तो देन हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। देखो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ठीक, दो व्यंजनों के मिश्रित रूप स्वरूप को संयुक्त व्यंजन का मतलब एक व्यंजन के अंदर यहाँ पर 2 स्वरूप हो सकते हैं। जैसे कि हमारे बोल दिया त्रि के अंदर त्रिशूल का तय होता है, रय होता है। ठीक है, इतना काम का नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हो। फिर आता है अयोग भा। अयोग भा, तो अयोग भा जिस वर्ण का माइस सूत्र में नहीं किया गया, तो याद रखना अयोग व्या क्या है, अयोग है मतलब जिनका योग नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि जिसका योग मतलब माहेश्वरी सूत्र के अंदर इसका ऐड नहीं हुआ, योग नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं अयोग भा। यानी ये ऐसे सूत्र होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जिनका माहेश्वरी सूत्र के अंदर ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, अब अनुस्वर इनके अंदर क्या क्या आते हैं, अनुस्वर आता है, विसर्ग आता है, अर्धविसर्ग आता है। तो अनुस्वर क्या होता है, ए के बाद स्थित, यदि इस चिन्ह को अनुस्वर बोला जाता है। यदि ए के बाद अगर ऐसा कुछ चिन्ह लगा होगा तो आप उसको अनुस्वर कहेंगे। विसर्ग क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, यदि ए के बाद यदि कोई ऐसा चिन्ह लगा होगा तो अनुस्वर, और ए के बाद यदि ऐसा कोई चिन्ह लगा होगा तो हो जाएगा विसर्ग। देन हो जाता है अर्धविसर्ग। तो अर्धविसर्ग कैसा होगा, इस तरह से होगा। तो अर्धविसर्ग 2 प्रकार का होता है, यदि वो क और ख के पीछे लगेगा, अगर क और ख के पीछे ऐसे अर्धविसर्ग लगता है तो वो बोलाएगा जीवा मूल्य। और यदि वो प, यदि यही चिन्ह जो प और ख के, प और फल के पीछे लगेगा तो वो बोला जाएगा उपधमान्य। ठीक है, उपधमान्य अर्धविसर्ग। तो यहाँ पर दे भी रखा है कि अर्धविसर्ग कैसा 2 प्रकार का होता है, जीवा मूल्य, उपधमान्य। जीवा मूल्य यानी कि अगर जो आपका अर्धविसर्ग है वो क और ख के पीछे लगता है। जैसे बालक क्रीडते, क्रीड बालक खेलते हैं, तो खेलने क के पीछे लग रहा है ना, देखो सॉरी आगे लग रहा है, क के आगे लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अर्धविसर्ग जीवा मूल्य। और प और फ के आगे लग रहा है तो क्या कहलाएगा, उपधमान्य। देन हम बात करते हैं मात्रा की। तो स्वरों को उच्चारण काल में उच्चारण के हिसाब से हम बिल्कुल सही बात है, जब भी आप स्वर्ण को उच्चारण करते हो तो उसमें कितना काल लगता है, कितना समय लगता है, कितने मात्रा के होते हैं। जैसे कि 3 मात्रा, एक ह्रस्व दीर्घ ब्लूत, मतलब इनमें 1 मात्रा होती है, इनमें 2 मात्रा होती है, इनमें 3 मात्रा होती है। ठीक है, ह्रस्व मात्रा क्या होता है, ये धीरे स्वर में उच्चारण होता है इनका। जिन स्वर्ण के उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगता है उनको हम बोलते हैं ह्रस्व मात्रा। इनके एग्जाम्पल दे रखा है, ए यू रीली, पास की ह्रस्व मात्रा होती है। एंड दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनमें बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता हो, ह्रस्व मात्रा से ज़्यादा समय लगता हो। ठीक है, थोड़ी शब्द तेज होती है। इनके जो एग्जाम्पल है वो आ ई औ री ली, मतलब जितने भी बड़े होंगे, ए ओ ये 8 दीर्घ मात्रा होती है। यहाँ पर स्पेशल याद रखना, लू यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। प्लुत स्वर मात्रा में क्या होता है, इनका प्रयोग वेदों में होता है। तो याद रखना कि इस मात्रा का जो प्रयोग वेदों में होता है तो प्लुत मात्रा का प्रयोग वेदों में होता है। दूर से बुलाए तब प्रयोग होता है, जब किसी को दूर से बुलाना। आप खुद भी देख लेना, जब भी आप किसी को दूर से बुलाते हो तो कितनी तेज आवाज़ बोलते हो, ओ सुन रहे, इस तरह से। तो जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है इसमें 3 मात्रा का उच्चारण काल होता है। जैसे यहाँ पर दिए गए है 3 अंक स्वर के आगे। अब इनके क्या है कि 3 अंक लगा देना सबके आगे, ई के आगे 3, री के आगे 3, लू के आगे 3। ठीक, देन आता है कि वर्ण के उच्चारण में नासिका का प्रयोग करने या ना करने से पुनः 2 प्रकार के होते हैं। देखो एक होता है अनुनासिका, एक अनुनासिका। अनुनासिका मतलब यहाँ पर कह रहा है वर्ण का जो मौलिक रूप होता है, यहाँ पर जो नासिका का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे आ ये वे ले। और अनुनासिका में क्या होता है, मुख और नासिका बोले जाने वाले शब्द होते हैं, इनकी जो पहचान है उनके ऊपर क्या लगा होता है, चंद्रबिंदी लगा होता है। ठीक है, अब स्वर की बात करें, स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, और आगे जाके भी वो ह्रस्व 3 प्रकार का होता है, उदांत, अनुदांत, स्वरित। आगे देखेंगे, उदांत वो होता है जो गले के ऊपरी भाग से बोला जाता है, अनुदांत वो होता है जो गले के नीचे भाग से बोला जाता है, स्वरित वो होता है जो गले के बीच भाग से बोला जाता है। ठीक है, और उदाहरण भी आगे 2 प्रकार का, अन अनुनासिक अनुनासिक, अन अनुनासिक अनुनासिक, अन अनुनासिक अनुनासिक। ऐसे सेम ये 3 हो जाएंगे तो 6 फॉर्म मास्प की, 6 दीर्घ की, 6 प्लुत की, तो टोटल 18 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर दी भी गई है, ह्रस्व की
देखो स्वर यानी ये स्वर दिए गए ए आई उ री री ए ओ, तो है 6 हसु की 6 दीर्घ की 6 प्लस के टोटल 18 हो जाएंगे। ठीक है, ली यहाँ पर दीर्घ का नहीं हो तो मैं बता चुका हूँ। ठीक, और हमारा कह रहा है कि और हसु के अंदर हसु के अंदर कह रहा है कि हसु देखो ए हो, ये तीनों सारे बड़े हैं तो ये हसु नहीं होगा, इनका दीर्घ और बलूती हो सकता है केवल, तो यहाँ पर सारे टोटल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है उच्चारण स्थान। पहला कौन सा था, माहेश्वरी सूत्र, दूसरा उच्चारण स्थान। ठीक है, यानी वर्णों के उत्पत्ति स्थल को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 63 वर्णों के लिए देखो 63 वर्णों के लिए यहाँ पर 8 स्थान बताए गए हैं। 63 वर्णों के लिए यहाँ पर 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। जैसे कंठ का बोला गया है कि अकु विसर्जनीय, कंठ के लिए बोला गया अकुहा विसर्जनीय है कंठा, ये सभी को याद रह जाता है। कंठ का क्या आता है अकुहा, कैसे क्या आ रहा है और कैसे क्या अकुहा, कैसे याद रख लोगे। एंड इसके अंदर आप वर्ण आप कर ही सकते हो, इसके अंदर ए वर्ण आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा, बड़ा भी आ जाएगा, के वर्ण के अंदर पूरा के आ जाएगा और है वर्ण के अंदर है आ जाएगा और विसर्ग लग जाएगा। तालु को आप याद रख सकते हो, इच्छुसान तालु, इच्छुसान तालु। ठीक है, अब तालु की क्या इच्छा होती है, ठीक है, तालु की इच्छा इस तरह से आप याद रख सकते हो। मूर्धा का क्या होता है, मृदा ऋतु, मूर्धा में ऋतु, मुर्धा ऋतु रसाना, मृदा ऋतु रसाना, ऋतु मतलब आप याद रखना मूर्धा को कौन पसंद है, जो कोई मुद्धा है उसको ऋतु रसाना मतलब ऋतु पसंद है। दंत में याद रखना ऋतु रसाना, तय आ रहा है यानी कि ऋतु रसाना। ठीक, एंड देन आ जाएगा हमारे पास ओष्ठ के लिए कह रहा है उपधुमान्य, कह रहा है उपधुमान्य, कह रहा है उपधुमान्य। ओष्ठ नासिका के लिए यमडमनम आ जाएगा, कंठ तालु के लिए ए दत्तो आ जाएगा और कंठ और ओष्ठ के लिए ओ दत्तो आ जाएगा। दंत और ओष्ठ के लिए वाकरास दंतोष्टम आ जाएगा। जीवा मूल्य के लिए जीवा प्लस मूल्य आ जाएगा। इन यहाँ पर उच्चारण वर्ण को देख सकते हो, कंठ के अंदर कौन से उच्चारित वर्ण होते हैं, तालु के अंदर इस अगर आपको सूत्र बताए तो आपको यहाँ पर उच्चारित वर्ण भी निकाल सकते हो। ठीक है, उच्चारित वर्ण में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इनको आप कर सकते हो और अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट आपका हो जाने वाला है। इसको एक बार ध्यान से करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, देन वीडियो आगे देखना। देन इस वीडियो को जो लास्ट टॉपिक यत्न, देखो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, माहेश्वरी सूत्र एंड उच्चारण स्थान एंड यत्न। इन तीनों में से एमसीक्यू भी बन सकता है, इन तीनों में से लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक, अब यत्न क्या होता है, उच्चारण में जैसे हम प्रयत्न बोलते हैं ना, यत्न कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, प्रयत्न कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई चीज़ को करने के लिए चेष्टा की जा रही है। जैसे उच्चारण में जो क्रिया की जाती है चेष्टा की जाती है, मतलब जब भी आप शब्दों को उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर कोई चेष्टा की जाती है, उसको यत्न कहते हैं। अब ये यत्न 2 प्रकार का होता है, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न मतलब इंटरनल जो कोशिश करते हैं, एक होता है ब्राह्म प्रयत्न मतलब जो शब्दों को बोलते हैं तब को एक प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है कि वर्णों की उत्पत्ति से पहले किया जाने वाला प्रयास, जब वर्ण उत्पन्न नहीं हुए हैं, ठीक है, उस टाइम में जो प्रयास किया जा रहा है वो क्या हो जाता है, हमारा आभ्यंतर प्रयत्न हो जा रहा है। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, जिसको हमने ट्रिक से याद किया था शिव से, यानी स्पष्ट प्रत्यन, ईषद स्पष्ट प्रत्यन, क्या बताया था, स्पष्ट प्रत्यन बताया, ईषद स्पष्ट प्रत्यन बताया, ईषद विपरीत बताया, विपरीत बताया, समृद्ध बताया। ठीक है, शिव से आप याद रख सकते थे। जैसे स्पष्ट प्रत्यन, स्पष्ट प्रत्यन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर स्पष्ट है, एक तरीके से आप ये समझो, देखो वर्ण को उच्चारण समय जीव द्वारा मुख के विभिन्न स्तरों पर स्पर्श करना ही स्पष्ट कहलाता है। अब स्पष्ट प्रत्यन मैंने बताया था ना आपको, मैंने ये क्या बताए थे, अब मैंने आपको स्पर्श वर्ण बताए थे। अब नाम से क्या है, स्पष्ट प्रत्यन, यानी कि यहाँ पर सारे किसके एग्जाम्पल आने वाले स्पर्श वर्ण, यानी कैसे लेके पै वक्त। स्पर्श वर्ण की क्या डेफिनेशन थी कि यहाँ पर जब भी आप उच्चारण करते हो तो मुख में जो जीवा होती है वो भिन्न भिन्न भागों को टच करती है, तो यहाँ पर भी यही होगी कि वर्ण उच्चारण के समय जीव द्वारा मुख के विभिन्न विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श प्रत्यन कहते हैं। ठीक है, कभी तालु को कर रही है, कभी मूर्धा को कर रही है, कभी दंत को कर रही है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं। तो स्पर्श प्रत्यन एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे आपको वो थे कैसे लेके एम तक, यानी स्पर्श वन, स्पर्श प्रत्यन पर स्पर्श नाम आप याद रख सकते हो, कैसे लेके एम वर्ग तक, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। देन दूसरा होता है, जिस उदाहरण आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख भी रही है। देन दूसरा होता है ईषद स्पर्श प्रत्यन, अंतस्था स्पर्श, इसको हम बोलते हैं। अंतस्था क्यों बोलते हैं ईषद स्पर्श प्रत्यन, देखो पहले ईषद स्पर्श का क्या मतलब होता है कि वर्ण को उच्चारण के समय जीभ मुख के अंदर कम स्पर्श करती है। ठीक है भाई, जीभ, अब मैंने अब अंतस्वर्ण में मैंने क्या बताया था, अंतस्वर्ण में मैंने बताया था कि इसमें जो जीभ होती है वो प्राणवायु को कम निकलने देती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, ईषद, स्पर्श का मतलब कम, स्पर्श मतलब टच कर रही है। तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि जब वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो जीभ कह रहे हैं मुख्य भाग को कम टच करते हैं। इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखते हो, अनस्तन, पहले का स्पर्श वर्ण सिक्वेंस याद रख लेना, दूसरे का अंतवर्ण, देन तीसरे का क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊष्मा वर्ण हो जाएगा। देखो तीसरा कौन था, ईषद विपरीत, विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ, विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ। तो कैसे याद रखना है कि इसमें ईषद का, हाँ ईषद का मतलब होता है खुला हुआ, यानी ईषद विपरीत का थोड़ा विपरीत खुला हुआ, मतलब इसमें जीवा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी कम खुलती है जीवा, कम उठती है। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, ऊष्म वर्ण जो कि होते हैं शेर है, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, हल प्रत्यार भी, सल प्रत्यार भी बोल सकते हैं। ठीक, देना जाता है विपरीत, तो विपरीत में क्या होता है, देखो स्वर, विपरीत में क्या जाता है, यहाँ पर देखो विपरीत का मतलब होता है बंद होना, यानी कि विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुंह का खुलना पड़ता है। ठीक है, जब आप इनके उच्चारण करोगे तो मुंह को आपको वगैरह खोलना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे इसको उदाहरण नौ स्वर को बोलने के लिए यहाँ पर आपको मुख को पूरा खोलना पड़ता है, याद रखना है। देन होता है समृद्ध, तो समृद्ध में क्या होता है, यहाँ पर जो मुख का ढका हुआ बंद होना, तो इसका एग्जाम्पल है कह रहे हैं आस, हसुआ, तो इसके कैसे याद रखोगे, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है,
मतलब इसके अंदर भी ए आ रहा है, इसके अंदर भी ए आ रहा है, तो इसको आप याद रख सकते हो कि अगर समृद्ध का समृद्ध मतलब जो बंद है, रूप बनने के बाद आ रहा है तो समृद्ध, ए जो आ रहा है अगर रूप बनने से पहले आ रहा है तो विवृत। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो आपका जो अव्यंतर परिवर्तन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास आएगी ब्राह्म परिवर्तन। ब्रह्म परिवर्तन, तो ये हमने बताया कि ब्रह्म परिवर्तन मतलब जो वर्णों को उच्चारण करते समय जो प्रयास किया जाता है उसे ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक, अब 11 को मैंने यहाँ पर ट्रिक से आपको बताया था। ठीक है, देखो पहले 6 के लिए क्या ट्रिक बताई थी कि विवार, श्वास और अधो एंड खर, मतलब विकास की जो श्वास है वो आदि हो गई है। ठीक, ऐसे खर कर करके। ठीक, एंड संवार, नादान एंड घोष, मतलब संवर्तीय, नादान, घोड़ी, हंस के। तो इस तरह से हमने याद बताया था। तो इसके अंदर प्रत्यार भी आपको याद हो जाएंगे और हस प्रत्यार भी आपको याद हो जाएंगे। देन होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंदर क्या बताया कि प्राण वायु का अल्प प्रमाण में प्रयोग होता है। तो प्राण वायु का अल्प प्रमाण में प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, यानी कम वायु। मतलब जब भी आप कुछ वर्ण का उच्चारण करते हो तो यहाँ पर जो प्राण वायु को कम से कम उपयोग हो रहा है, कम से कम वायु की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक, इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कह रहे प्रथम, तृतीय और पंचमी। कह रहा है कि जो हमने बताए थे ना कि प्रथम वर्ग, सेकंड, द्वितीय वर्ग, तो पहला वर्ग, तृतीय वर्ग और पांचवा वर्ग, और उसी के साथ उसके यन प्रत्यार भी अंदर आ जाएंगे। ठीक, जैसे हमारा पहला वर्ग था, तीसरा वर्ग का, पांचवा वर्ग, ये तीनों इस एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके अंदर अल्पप्राण के अंदर। और एक साथ यन प्रत्यार कैसे याद करोगे कि जब आपको पेन कम होता है तो आप यन भूमि में लड़ाई करते हो, प्रत्याहार करते हो, कोशिश करते हो। एंड महाप्राण मतलब जब पेन ज़्यादा होता है तो आप यहाँ पर सूल होता है, आप तो सल प्रत्यार आ जाएंगे। एंड दूसरा और चौथा वर्ग इसके अंदर आ जाएगा तो महाप्राण हो जाएगा। देन इसके बाद आता है हमारे 3 बचे हुए, उद्दांत, अनुदान, स्वरित। उद्दांत, अनुदान, स्वरित। उद्दांत के मतलब गले के ऊपरी भाग से, अनुदान मतलब गले के निचले भाग से, स्वरित मतलब बीच में से। ठीक है, तो इनसे आप याद रख सकते हो। उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। इनका जो उद्दांत का कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदान का चिन्ह होता है कि नीचे डैश खींच दो, और स्वरित का होता है कि आप ऊपर यहाँ पर डैश खींच सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एमसीक्यू करा देता हूँ। जो पहला एमसीक्यू है कि माहेश्वरी शत्रुघ्न संख्या कितनी है। तो सब लोग बताओ माहेश्वरी शत्रुघ्न संख्या कितनी होती है। मैं आपको बता चुका हूँ माहेश्वरी शत्रुघ्न संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो 14 ऑप्शन है, हाँ 14, उत्तर कितना 14 हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों के लिए माहेश्वरी शत्रुघ्न संख्या कितनी होती है। देखो हमने बताया था कि जो 4 के अंदर स्वर आ जाते हैं तो टोटल बचे कितने, 10। तो 10 के अंदर कितने आ जाएंगे, हमारे व्यंजन आ जाएंगे। ठीक, देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 1 2 3 4 यानी ऐसे लेके 6 तक 4 हमारे स्वर आते हैं, और जो बचे हुए 10 होंगे वो कौन से हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। देन उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो होता है हमारा निम्नलिखित में अंतिम प्रत्यार। निम्नलिखित में अंतिम प्रत्यार कौन सा होता है, तो अंतिम होता है हल। तो हल इसके अंदर है, तो हल इसके अंदर है बिल्कुल। फिर आता है स्वरों के लिए माहेश्वरी शत्रुघ्न संख्या कितनी होती है, तो स्वरों के लिए कितनी होती है, तो व्यंजनों के लिए कितनी थी, 10 थी। तो स्वरों के लिए कितनी बचेगी, 4 बचेगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं चौथा प्रत्यार सूत्र कौन सा होता है, तो याद रखो अयुण, रिलिक, एओड, एओच। ठीक है, हेओच, तो एओच हो जाएगा। देन इसके बाद ऐ स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ऐ स्वर। तो आप जानते हैं कंठ, अकुआ विसर्जनीय, अकुहा विसर्जनीय, यानी ए आता है, के वर्ग आता है। ठीक है, ए आता है, के वर्ग आता है। देन आता है उ स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, उ अब आप मुझे बताओगे उ के लिए। ठीक है, ठीक, अरे आंसर तो यहाँ पर दिख ही रहा है। चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो ऊ स्वर है, ऊ स्वर किसके अंदर आ रहा है, ओष्ठ के अंदर। अब आप ओष्ठ का मुझे फॉर्मूला बताइए, ओष्ठ का मुझे सूत्र बताइए। सूत्र का मतलब तो पता है क्या होता है कि अपनी बातों को कम शब्दों में कह देना ही सूत्र होता है। जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है या किसी और फॉर्मूला होता है, श्लोक है, वो आपके श्लोक भी एक सूत्र होते हैं जो कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कह देते हैं। तो ओष्ठ में क्या आता है, ऊर्ध्वमान्य ओष्ठ। तो उपध्मान्य से क्या आ जाएगा, ऊ वर्ग आ जाएगा पूरा। ठीक, देन होता है लितु रसाना। अब ये लितु रसाना कैसे याद रखोगे, ते ते जो ते आ रहा है, ये वाला जो ते आ रहा है वो किसके अंदर आता है, याद करो। ते मैंने किसके अंदर बताया था, दंत के अंदर होता है। जो दंत में लास्ट में ते आ रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि दंत के लितु रसाना, तो दंत के लिए आप याद रख सकते हो। देन आता है वे का उच्चारण स्थान क्या है, वे। तो वे को याद करोगे, अब वे का अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो वे का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत और ओष्ठ, जिसमें जो उसका सूत्र होता है वो होता है वकारस्य दंतम ओष्ठम। ठीक, गेवर का उच्चारण स्थान बताओ। अब गेवर का उच्चारण स्थान मुझे बताओ, गेवर का कहाँ से उच्चारण स्थान है। देखो अगर आप कह रहे हैं कि हकुआ विसर्जनी कोई तोड़ोगे तो इसमें कै वर्ग आता है, कै का उधर खड़ा गे गमला, तो इसी के अंदर आ जाता है कंठ वर्ग के अंदर। अब दैवर्ण का उच्चारण स्थान आप मुझे बताइए। अब दैवर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो दैवर्ण का उच्चारण स्थान अगर आप याद करने की कोशिश करोगे दंत के फॉर्मूला को, तो लितु रसान आ जाता है, तख्ती थैतन दैदवाद। ठीक है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, दंत का हो जाएगा। देन उसके बाद आता है डैवर्ण का उच्चारण स्थान। डैवर्ण का उच्चारण स्थान, देखो डैवर्ण का उच्चारण स्थान आप कैसे याद करोगे, अगर आप मुर्दा है, मुर्दा आपको अगर ऐसे याद नहीं आता तो आप डायरेक्टली याद कर सकते, जैसे मुर्दा है तो मुर्दा का क्या फॉर्मूला होता है, मुर्दा का होता है ऋतु रसाना, ऋतु रसाना। तो री आ रहा, टे आ रहा है, और रे आ रहा, शे आ रहा है। तो अब यहाँ पर कौन सा वर्ग, टे वर्ग आ रहा है, टे टमाटर, टे डलिया।
तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। डेवर किसके अंदर आ रहा है, मृदा के अंदर ही आ रहा है, तो यही होगा। ठीक है, हकार का उच्चारण स्थान क्या है, अब हकार का उच्चारण के स्थान क्या है आ रहा है ना, है किसके अंदर आता है, अकुहा, कंठ के अंदर ही तो आता है, कंठ के अंदर आता है। अब भ्रां प्रत्ययन कितने होते हैं, 2 प्रकार के प्रत्ययन होते हैं, एक आव्यंतर एक भ्रां। तो जो आव्यंतर वो 5 संख्या थी, भ्रां के अंदर 11 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एमसीक्यू भी अच्छे से अगर आपको समझ में आ गए तो यकीन मानिए आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।